नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में और इसमें हम वीक 5 को कंटिन्यू करेंगे। इस एक वीडियो में हम लेक्चर 5.3, 5.4 एंड 5.5 तीनों की समरी को कवर करेंगे। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है कि ये जस्ट लाइक 1+1=2। अगर आपको कठिन लग रहा है तो मैं आपको इतना आसान करके समझा दूंगा, आप मुझ पर विश्वास रखें। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले आपने 5.1 एंड 5.2 की समरी को देख लिया होगा। नहीं भी देखा होगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी और उसके क्लोजर फॉर्म के बारे में पता होगा कि ये क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। आगे की सारी कहानी इसके बाद की है। बेसिक रिक्वायरमेंट इसके लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी और इसके क्लोजर सेट को क्रिएट करना जानना है और उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको पता हो। तो इसके बाद इस पे क्या-क्या और कहानी है, एक-एक करके समझेंगे। एक-एक चीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। और रही बची खुशी चीज को हम एक्टिविटी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, पीएसजीए को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली आपका कॉन्फिडेंस 100% बूस्ट कर दूंगा वीक 5 के लिए। तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी और आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स को पिछले वाले वीडियो में कवर किया था। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स होता क्या है। तो गिवन ए सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ वी कैन रिफर। तो तीन तरह के आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स हैं। आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स रिफ्लेक्सिविटी का, ऑगमेंटेशन का और ट्रांजिटिविटी का। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है कि अगर हमारा अल्फा जो है वो बीटा जो है वो अल्फा का सबसेट है, देन अल्फा डिटरमाइंस बीटा होगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि अगर हमारा एट्रीब्यूट है, मान लेते हैं आईडी और नेम, सॉरी नेम, ये हमारे दो एट्रीब्यूट हैं। ये हमारा अल्फा हो गया और बीटा हमारा हो गया नेम। ठीक है, बीटा हमारा नेम हो गया, अल्फा हमारा आईडी और नेम हो गया। तो हमारा बीटा जो है वो सबसेट है अल्फा का। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा डिटरमाइन बीटा। इसको ट्रिवियल डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी और ट्रिवियल डिपेंडेंसी आपने पढ़ा होगा कि जब कोई बीटा पार्ट जो होता है अल्फा का सबसेट होता है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो डिटरमाइंस हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है, अल्फा डिटरमाइंस बीटा। ठीक है, आर्गुमेंटेशन का रूल है। आर्गुमेंटेशन क्या है कि अल्फा डिटरमाइन बीटा है, तो अगर हम दोनों साइड में अगर हम गामा लगा देते हैं तो गामा अल्फा डिटरमाइन गामा बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा डिटरमाइन बीटा है, हमने दोनों साइड गामा को लगा दिया, देन गामा अल्फा डिटरमाइन गामा बीटा हो जाता है। ये आर्गुमेंटेशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। अल्फा डिटरमाइन बीटा है एंड बीटा डिटरमाइन गामा है, देन अल्फा डिटरमाइन गामा हो जाता है। तो ये तीन एक्सियोम्स हैं, इसको आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स बोलते हैं। इनकी जो क्वालिटी है कि साउंड एंड कंप्लीट। साउंड एंड कंप्लीट का मतलब हो गया, साउंड का मतलब कि जनरेट ओनली फंक्शनल डिपेंडेंसी दैट एक्चुअली होल्ड, कि जो एक्चुअली होल्ड करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी उसी को इनके द्वारा जनरेट किया जा सकता है। इनके द्वारा हम जो जनरेट करेंगे डिपेंडेंसीज वो एक्चुअली में होल्ड करेंगे। कोई ऐसी डिपेंडेंसीज ये जनरेट नहीं करेगा जो एक्चुअल में होल्ड नहीं करता है, वही क्रिएट करेगा जो एक्चुअल में होल्ड करता है। इसलिए इसको साउंड एंड कंप्लीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन तीनों का यूज करके हम पूरे क्लोजर सेट को जो होता है वो एफ प्लस को जनरेट कर सकते हैं। डिपेंडेंसी क्लोजर सेट को जनरेट किया जा सकता है, कंप्लीट को, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ओके,
ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है। यहाँ पर रिलेशन में एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी जी एच आई और डिपेंडेंसीज ये दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए ए डिटरमाइन एच नहीं दिया गया है, लेकिन इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ट्रांजिटिविटी के थ्रू, क्योंकि ए डिटरमाइन बीटा बी है और बी डिटरमाइन एच है, तो यहाँ से ट्रांजिटिविटी रूल लगा करके ए डिटरमाइन एच हो जाता है। ए जी डिटरमाइन आई कैसे हुआ? देखिए ए जी डिटरमाइन आई ऐसे होगा, क्योंकि ए डिटरमाइन सी है, ए डिटरमाइन सी है, आर्गुमेंटेशन के थ्रू आप जी लगा दो तो ए जी डिटरमाइन, दोनों साइड जी लगा दो सी जी हो गया। एंड यहाँ पे दिया हुआ है कि सी जी डिटरमाइंस आई, तो ट्रांजिटिविटी के थ्रू जो होगा आपका ए जी डिटरमाइंस आई हो जाएगा। सी जी डिटरमाइन एच आई, सी जी डिटरमाइन एच आई, ये आपका जो हो जाएगा यूनियन प्रॉपर्टी बोलते हैं। सी जी डिटरमाइन एच एंड सी जी डिटरमाइन आई, इससे सी डी डिटरमाइन एच आई हो जाएगा। ओके ओके ओके। यहाँ पर आर्गुमेंटेशन के थ्रू है सी जी डिटरमाइन आई है विथ सी जी टू इनफर सी जी डिटरमाइन आई है, तो सी जी सी जी डिटरमाइन आई है तो सी जी को हम इधर लगा देते हैं। वो पहला रूल था जो ट्रिवियल वाला, सी जी डिटरमाइन सी जी आई भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है सी जी डिटरमाइन एच है एंड आर्गुमेंटिंग सी जी डिटरमाइन एच विद आई, सी जी यहाँ पर एच आई लगा देते हैं तो सी जी आई डिटरमाइन सी जी डिटरमाइन सी जी आई हो गया एंड ऑगमेंटिंग सी जी डिटरमाइन एच। अच्छा ये ऊपर वाला है सी जी डिटरमाइन एच है, तो इसमें भी हम आई लगा देते हैं सी जी डिटरमाइन एच आई, देन ट्रांजिटिविटी से हो जाएगा सी जी डिटरमाइन एच आई, सी जी डिटरमाइन आई हो जाएगा, एच आई हो जाएगा ना। ऐसे नहीं समझा आपने? चलो फिर से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या रूल लगा दिया, यूनियन प्रॉपर्टी से भी हो जाएगा। अगर आप यूनियन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करें तो देखिए कैसे ये हुआ है, फिर से आपको बता दूं। सी जी डिटरमाइन ये है, आपको सी जी डिटरमाइन एच आई लाना है ना, ठीक है। सी जी डिटरमाइन एच है, सी जी डिटरमाइन आई, ये वाला चीज ले लो, सी जी डिटरमाइन आई है, तो ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी से सी जी डिटरमाइन सी जी आई भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये वाला ले लो सी जी डिटरमाइन एच लिखा है, तो आर्गुमेंटेशन से आई लगा देंगे तो सी जी आई डिटरमाइन एच आई हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ले लो, इन दोनों को, सी जी डिटरमाइन सी जी आई और सी जी आई डिटरमाइन एच आई, तो यहाँ से जो होगा वो ट्रांजिटिविटी के थ्रू सी जी डिटरमाइन एच आई हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही इसको यूनियन प्रॉपर्टी बोलते हैं, सी जी डिटरमाइन एच है, सी जी डिटरमाइन आई है, तो सी जी डिटरमाइन एच और आई का यूनियन हो जाता है एच आई। यहाँ पर यूनियन जो है एट्रीब्यूट का यूनियन हो रहा है, न कि रिलेशन का यूनियन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो एडिशनल डिराइव्ड रूल देखिए यही है तीनों जो मैं भी यूनियन की बात कर रहा था। एडिशनल डिराइव्ड रूल कहे जाते हैं इसको, यूनियन, डिकम्पोजिशन और सूडो ट्रांजिटिविटी। कैसे आते हैं? यूनियन आता है अल्फा डिटरमाइन बीटा है एंड अल्फा डिटरमाइन गामा है, देन अल्फा डिटरमाइन बीटा गामा हो जाता है, ये बीटा और गामा का यूनियन हो जाता है एट्रीब्यूट का, ठीक है। इसको यूनियन रूल बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रूल इसी का उल्टा है कि अगर अल्फा डिटरमाइन बीटा गामा है देन हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, अल्फा डिटरमाइन बीटा एंड अल्फा डिटरमाइन गामा। यूनियन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे का ही एंटी है। देन आता है सूडो ट्रांजिटिविटी। सूडो ट्रांजिटिविटी क्या था कि अल्फा डिटरमाइन बीटा है, गामा बीटा डिटरमाइन डेल्टा है, देन गामा अल्फा डिटरमाइन डेल्टा डेल्टा करता है। ऊपर वाले जो तीनों थे कौन कौन से, उन्हीं को यूज करके आता है। ऊपर वाले थे तीनों, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन और ट्रांजिटिविटी, इन्हीं का यूज करके आता है। सूडो ट्रांजिटिविटी कैसे आता है? देखिए अल्फा डिटरमाइन बीटा है,
तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऑगमेंटेशन कर देंगे गामा का, तो अल्फा गामा डिटरमाइन हो जाएगा बीटा गामा, नहीं गामा बीटा ऐसे कर देते हैं। अल्फा डिटरमाइन बीटा है तो हम इसमें कर देते हैं गामा अल्फा डिटरमाइन गामा बीटा, ऑगमेंटेशन से हो गया। और गामा बीटा डिटरमाइन डेल्टा दिया हुआ है तो ये ट्रांजिटिविटी हो जाएगी कि फिर गामा अल्फा डिटरमाइन डेल्टा, ठीक है, क्योंकि ये और ये ट्रांजिटिविटी के थ्रू गामा बीटा डिटरमाइन डेल्टा दिया हुआ है, तो गामा अल्फा डिटरमाइन गामा बीटा है और गामा बीटा डिटरमाइन डेल्टा है, तो गामा अल्फा डिटरमाइन गामा अल्फा डिटरमाइन गामा डेल्टा हो जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा लड़खड़ा जाता हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। सूडो ट्रांजिटिविटी का मतलब ये होता है कि अल्फा डिटरमाइन बीटा एंड गामा बीटा डिटरमाइन डेल्टा है, देन अल्फा गामा डिटरमाइन डेल्टा आ जाता है। कैसे हुआ वो भी मैंने आपको करके दिखाया कि अल्फा डिटरमाइन बीटा है तो हमने दोनों तरफ ऑगमेंटेशन के थ्रू गामा को अप्लाई किया तो गामा अल्फा डिटरमाइन गामा बीटा हो गया और गामा बीटा डिटरमाइन डेल्टा दिया है, तो यहां से और यहां से फिर ये ट्रांजिटिविटी के थ्रू गामा अल्फा डिटरमाइन डेल्टा हो गया। क्लियर? ओके। अब यहां पर देखिए क्या बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। रिलेशन है, इसमें जो एट्रीब्यूट है ए बी सी जी एच आई है, इसके जो है दिया गया है डिपेंडेंसीज दिया गया है, अल्फा डिटरमाइन बीटा, अल्फा सॉरी ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन सी जी डिटरमाइन एच एंड सी जी डिटरमाइन आई एंड बी डिटरमाइन एच। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है एजी का क्लोजर तो कैसे होगा? तो देखिए अगर एजी का क्लोजर कैलकुलेट करना है तो पहले तो ये एजी आ जाएगा इसमें जो एट्रीब्यूट है, ओके। फिर हम देखेंगे कि ए डिटरमाइन बी है और ए डिटरमाइन सी है तो ये भी आ जाएगा इसके साथ, बी और सी भी जुड़ जाएंगे, ओके। अब हमारे पास ए बी सी और जी हो गए। फिर हम देखते हैं कि सी और जी डिटरमाइन एच है तो हमारे पास एच भी आ जाएगा, ओके। एंड सी जी डिटरमाइन एच और सी जी डिटरमाइन आई भी है तो हमारे पास आई भी आ जाएगा। तो हमें ए जी के क्लोजर में जो है डिपेंडेंसी क्लोजर में ये चीजें मिल गई, ए बी सी जी एच आई। ए जी से हम इतनी एट्रीब्यूट्स को डिस्कवर कर सकते हैं, ए बी सी जी एच आई मतलब कि पूरे सेट को डिस्कवर कर सकते हैं, पूरे रिलेशन को डिस्कवर किया जा सकता है ए जी से। तो अब ये जानना है कि ए जी हमारा सुपर की है, बिल्कुल है, क्योंकि हम ए जी के थ्रू पूरे सेट को पूरे एट्रीब्यूट को डिस्कवर कर ले रहे हैं, तो ये हमारा सुपर की तो हो गया। क्या ये हमारा कैंडिडेट की है? तो कैंडिडेट की जानने के लिए हमें ये जानना होगा, इसके पहले आपको जानना चाहिए कि सुपर की और कैंडिडेट की क्या होता है। सुपर की वो एट्रीब्यूट सेट होते हैं जिससे हम पूरे रिलेशन के एक टपल यानी एक रो को आइडेंटिफाई किया जा सके। और कैंडिडेट की क्या होता है, वो मिनिमल सुपर की होता है कि उससे छोटा नहीं हो सकता कोई की। कैंडिडेट की भी वही काम करता है, एक टपल को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन इसमें मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इससे छोटा नहीं हो सकता। यानी इसमें हमने ए और जी लिया है, ये हमारा सुपर की तो हो गया। कैंडिडेट की जानने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने पे हमें मिलेगा ए और जी। तो क्या हम ए और जी से भी पूरे रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अगर हम ए लेते हैं तो क्या क्या हमें फाइंड आउट होगा? अगर हम ए लेते हैं तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अगर हम ए लेते हैं तो ए के साथ कलर ये बहुत ही हल्का है तो दूसरा ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं। तो ए अगर हम लेते हैं तो एक से हमें क्या मिल जाएगा? ए तो मिलेगा ही मिलेगा। ए डिटरमाइन बी है तो हमें बी भी मिल जाएगा, और ए डिटरमाइन सी है तो हमें सी भी मिल जाएगा। और इसके आगे ए बी सी से कुछ और मिलेगा? नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर हमें जी चाहिए, या बी, बी से हमें एच मिल रहा है, हाँ तो बी से एच मिल रहा है, तो ए बी सी एच को हम डिस्कवर कर लिए। लेकिन अब उसके बाद हमें सी जी चाहिए, तब हमें आई मिलेगा। हमें जी नहीं मिल रहा है, हमें आई नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो है वो ए से हमारा पूरे रो को हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, सारे एट्रीब्यूट्स को, सारे रिलेशन को हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ए हमारा कैंडिडेट की नहीं है।
सेम वे अगर हम जी से जाएं तो जी से हमें जी तो मिलेगा और क्या मिलेगा, और जी से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो जी भी हमारा अकेला कुछ भी डिस्कवर ज्यादा नहीं कर पा रहा है रिलेशन को, तो यानी कि ए जी हमारा मिनिमल की है, तो ये हमारा कैंडिडेट की भी हुआ, ये हमारा कैंडिडेट की भी हो गया। ठीक है, ओके। तो यूजेज ऑफ एट्रीब्यूट क्लोजर, अभी जो हम एट्रीब्यूट के क्लोजर्स को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी फाइंड आउट किया एजी प्लस को, इसका क्या यूज है, इसका हम यूज करके क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि हम अगर किसी भी एट्रीब्यूट के क्लोजर को डिफाइन करते हैं, क्लोजर सेट को कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें क्या फायदा है। इससे हम सुपर कीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैंडिडेट की को टेस्ट कर सकते हैं है या नहीं, सुपर की टेस्ट कर सकते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को टेस्ट कर सकते हैं कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड करेगी या नहीं करेगी, ये हम टेस्ट किया जा सकता है। एंड कंप्यूटिंग क्लोजर ऑफ एफ, और किसी भी जो है डिपेंडेंसी सेट के क्लोजर सेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट क्लोजर के थ्रू। ठीक है, इतने सारे इसके यूजेस हैं। आगे चलते हैं, वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, पहले तो ये समझो कि ये होता क्यों है और क्या होता है। तो वॉइस कॉर्ड एक थे, जो भी थे महान पुरुष थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसके नाम पे इसको वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो एक टेबल, एक रिलेशन की फॉर्म है, एक अवस्था है। अच्छा जी, तो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि कोई टेबल, कोई फॉर्म, कोई रिलेशन आपको मिला है, उसमें कुछ वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में कुछ उसकी डिपेंडेंसीज दी होंगी, तो डिपेंडेंसीज दी होंगी तो वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे वो है या नहीं। तो ये अच्छा होता है बुरा होता है, ये अच्छा होता है, वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म अच्छा है। अच्छा है का मतलब हम ये समझें कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो अपने ठीक फॉर्म में है, फर्दर इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है देन हम समझ जाएंगे कि ये जो रिलेशन है ये सही फॉर्म नहीं है, सही टेबल नहीं है, इसको ब्रेक करो, इसको दो पार्ट में R1 R2 करके दो पार्ट इसका बनाओ। समझ गए। तो कैसे हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन वॉइस कॉर्ड में है या नहीं है, तो वो ऐसे चेक करेंगे, इसमें दो चीजें होल्ड होनी चाहिए। देखिए दो चीजें लिखी गई हैं, ये दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट है चीजें हैं, ये दोनों चीजें जो है अगर होल्ड करेंगी, हम चेक करेंगे तो कह देंगे कि वॉइस कॉर्ड में है, और नहीं करेंगे तो कहेंगे नहीं है। तो ये क्या कहते हैं दो चीजें, कि जो इसके डिपेंडेंसीज का सेट दिया होगा, जो इसके डिपेंडेंसीज का सेट दिया होगा उसमें अल्फा डिटरमाइन बीटा इज ए ट्रिवियल, ट्रिवियल फॉर्म में होना चाहिए। सारे जो है जो डिपेंडेंसी सेट होंगे इसके, उसमें जो है बीटा जो है वो सबसेट होना चाहिए अल्फा का, बीटा जो है वो अल्फा का सबसेट होना चाहिए, यानी ट्रिवियल फॉर्म में होना चाहिए, या अल्फा जो है वो सुपर की होना चाहिए, या अल्फा जो है वो सुपर की होना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक अगर सही है तो हम कहेंगे कि वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, नहीं तो नहीं है। जैसे आइए, यह जो एक स्कीमा है, इसमें इसका डिपेंडेंसी फॉर्म नहीं लिखा गया है, इसका डिपेंडेंसी फॉर्म ये है, डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन बिल्डिंग एंड बजट। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन बिल्डिंग एंड बजट। तो क्या डिपार्टमेंट नेम जो अल्फा है और ये जो बीटा है, इसमें जो बीटा है क्या अल्फा का सबसेट है, नहीं है। बीटा में हमारा जो है वो बिल्डिंग एंड बजट है, अल्फा डिपार्टमेंट नेम है, तो ये भी नहीं है। सेकंड, क्या अल्फा सुपर की है, नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम इंडिविजुअली नॉट होल्ड द फुल रिलेशन, हमें जो है इसका प्राइमरी की आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम है, यानी दोनों मिला करके फिर हमारा जो है वो सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट हो पा रहा है, तो ये सुपर की भी नहीं है डिपार्टमेंट नेम, यानी कि ये BCNF में नहीं है। तो फर्दर इसको देखिए कैसे ब्रेक किया गया है। अगर कोई भी टेबल, कोई भी रिलेशन BCNF में नहीं है, वॉइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म BCNF में नहीं है, कैसे नहीं होगा, हमने बताया कि दो चीजें होल्ड करेंगी, जब उसका जो डिपेंडेंसीज दिया गया है वहां पर चेक करिए कि उसके सारे बीटा, यानी जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के सबसेट होने चाहिए, बीटा शुड बी सबसेट ऑफ अल्फा। अच्छा,
अगर ये नहीं है देन हम चेक करेंगे अल्फा इज सुपर की फॉर आर, जो अल्फा है वो रिलेशन के लिए सुपर की होना चाहिए, तो दोनों में से कोई सा एक होल्ड करना चाहिए, तो बीसीएनएफ में है। बीसीएनएफ में नहीं है देन हम उसको बीसीएनएफ में कैसे करेंगे, ब्रेक कैसे करेंगे टेबल को, देखिए वहां पर बताया गया है कि वी डिकम्पोज रिलेशन इनटू दो पार्ट में डिकम्पोज करेंगे। पहला पार्ट लेंगे अल्फा यूनियन बीटा का, यानी जो अल्फा में एट्रीब्यूट्स हैं और जो बीटा में एट्रीब्यूट्स हैं उसका यूनियन ले लेंगे, ये हमारा एक रिलेशन हो गया। ओके, सेकंड जो हम रिलेशन लेंगे R2 लेंगे, उसमें क्या करेंगे कि बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा हो गया कि बीटा के वो एट्रीब्यूट जो अल्फा में नहीं है उसको हम रिलेशन में से R में से हटा करके बाकी बचा हुआ ले लेंगे रिलेशन R माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये हमारा दूसरा टेबल बन जाएगा। तो इस तरह के दो टेबल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिफाइन वो अलग अलग कर देंगे बीसीएनएफ में बनाने के लिए, यानी अल्फा के कुछ एट्रीब्यूट और बीटा के एट्रीब्यूट का यूनियन करके हम R1 ले लेंगे। उसके बाद हम बीटा के वो एट्रीब्यूट लेंगे बीटा माइनस अल्फा, यानी कि बीटा के वो एट्रीब्यूट जो अल्फा में नहीं है उसको हम रिलेशन में से हटा करके दूसरा टेबल बना लेंगे। इसके पीछे एक साइंस एक मैथ है जिससे कि दो टेबल आपके कैलकुलेट जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन बिल्डिंग बजट था, तो यहाँ पर ये अल्फा हो गया, ये बिल्डिंग बजट हो गया, इसका यूनियन हो गया डिपार्टमेंट नेम बिल्डिंग बजट, तो ये एक हमारा R1 हो गया। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी वो डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन बिल्डिंग बजट। ओके, सेकंड हम लेंगे R माइनस बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा मतलब कि बीटा बिल्डिंग बजट है कुछ भी नहीं है, तो बिल्डिंग और बजट को R में से घटा दो। R में हमारे पास क्या क्या था, ऊपर की चलते हैं, देखिए R में हमारे ये सब चीजें था, बिल्डिंग और बजट को हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है आईडी नेम सैलरी और डिपार्टमेंट नेम। तो दूसरे टेबल में हमारे हो जाएगा आईडी नेम सैलरी और डिपार्टमेंट नेम, ये हमारा R2 हो गया। और यहाँ पे जो आईडी है वो हो जाएगा आईडी डिटरमाइन नेम सैलरी डिपार्टमेंट, दो दिए गए हैं, तो ये हो गया हमारा दूसरा टेबल। तो अगर जो बीसीएनएफ में नहीं है उसको हम इस तरीके से बीसीएनएफ में ब्रेक कर सकते हैं, समझे। ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। अच्छा जी, अब आता है लॉसलेस ज्वाइन। लॉसलेस ज्वाइन पहले भी हम बात कर चुके हैं और हम फिर से बात करेंगे। लॉसी ज्वाइन और लॉसलेस ज्वाइन क्या होता है, किसी भी टेबल को आप दो पार्ट में R1 और R2 में ब्रेक करते हो तो उसमें कोई भी उसके जो है फीचर्स मिस ना हो जाए। अगर मिस नहीं होते हैं, सब कुछ इंटैक्ट रहता है, तो उसको हम लॉसलेस ज्वाइन बोलेंगे। अगर कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं तो उसको हम लॉसी ज्वाइन बोलेंगे। गड़बड़ का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें माइनस होता है, उसमें एक्स्ट्रा भी हो सकता है। वो चीज क्या होती है, सिंपल सी बात है, किसी भी रिलेशन R को अगर हम R1 और R2 में डिवाइड करते हैं और फिर उनका हम नेचुरल ज्वाइन करते हैं, तो अगर वो इक्वल आता है R के, देन हमारा वो लॉसलेस है। R के इक्वल आता है तो हमारा लॉसलेस ज्वाइन है, और R से बड़ा आता है मतलब इसके नेचुरल ज्वाइन में एक्स्ट्रा टपल्स हमें मिल जाते हैं, तब वो लॉसी ज्वाइन होगा। R से कम मिले ये पॉसिबल नहीं, R से कम मिले तो पॉसिबल ही नहीं है। R के बराबर मिलेंगे तो लॉसलेस होगा, उससे ज्यादा मिलेंगे तो लॉसी, ठीक है। तो टू चेक फॉर लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन यूजिंग फाइनेंशियल नहीं यार, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट फॉलोइंग मस्ट होल्ड। तो तीन चीजें हम चेक करते हैं कि लॉसलेस है कि नहीं। जो हमारे दो R1 एंड R2 हैं उनके यूनियन लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो यूनियन हो रहा है वो एट्रीब्यूट का यूनियन है, टेबल का यूनियन नहीं है। आपने शुरू में चैप्टर्स में डीबीएमएस के जो यूनियन पढ़ा था वीक 2-3 में, उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, यूनियन कैसे होता है, वो सेम होने चाहिए उनके कॉलम वगैरह सब चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पर टेबल का यूनियन नहीं है, ये इनके एट्रीब्यूट का यूनियन है, उस यूनियन से मत इसको ले लेना। यहाँ पर जो R1 का एट्रीब्यूट है और R2 का एट्रीब्यूट है उसका यूनियन ले लेंगे, और ये हमारे R के बराबर आना चाहिए, ठीक है, लॉसलेस के लिए। ओके, दूसरी चीज कि हम इनका इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में कोई कैंडिडेट प्राइमरी की और फॉरेन की टाइप होना चाहिए, दोनों चीजों में कोई कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ में इंटरसेक्शन में कोई कॉमन ही ना हो, तो ये नॉट नल, इट्स नॉट बी इक्वल टू 5। ये दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए ताकि हम उनका नेचुरल ज्वाइन कर सकें, समझ गए बात। तो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन लॉसलेस के लिए। तीसरा कंडीशन जो होगा भैया वो ये होगा कि जो दोनों में कॉमन है
जो की जो दोनों में कॉमन है R1 और R2 से R2 में, वो या तो R1 में या तो R2 में वो एक प्राइमरी की होनी चाहिए। जो कॉमन चीज है वो R1 में हो या R2 में हो, प्राइमरी की होना चाहिए, यानी कि द इंटरसेक्शन पार्ट शुड डिटरमाइन द R1 और R2। तो जब की होगा, प्राइमरी की होगा, तभी तो वो डिटरमाइन करेगा, तो या तो R1 को या R2 को डिटरमाइन करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो भैया हम आपको बता दें कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो दो तरह का होता है। अभी हमने बात किया लॉसलेस ज्वाइन एंड लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन। लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन क्या होता है कि नो इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। When the sub relations are joined back, the same relation is obtained that was decomposed। वही बात होगी, अगर हमने n पार्ट में इसको डिवाइड किया है टेबल को, तो उसका सबका नेचुरल ज्वाइन करें तो हमें r मिलना चाहिए। लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन होता है, द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन when the join of the sub relation does not result in the same relation r that was decomposed। the natural join of the sub relation is always found to have some extraneous tuples। extraneous tuples मतलब हम थोड़ा इस पे और बात करेंगे आगे, बट एक्सट्रेनियस का मतलब ये समझिए कि एक्स्ट्रा, कुछ उसमें एक्स्ट्रा टपल्स होंगे लॉसी में। ठीक है, चलिए यहाँ तक सब अच्छा जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने तीन चीजें बात की, वही चीज है कि लॉसलेस के लिए हम तीन चीजें चेक करते हैं कि R1 यूनियन R2 का जो एट्रीब्यूट है उसका जब हम यूनियन करेंगे तो हमें R मिलना चाहिए, और इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और उनका जो कॉमन पार्ट है वो R1 में चाहे R2 में की होना चाहिए। हमारी राइटिंग बड़ी खूबसूरत नहीं है, चलो खूबसूरत बनाएंगे हैं। R1 या R2 में जो है ना की होना चाहिए, जो उनका इंटरसेक्शन पार्ट है। बहुत क्वेश्चन आएगा इस पे, हम करेंगे इसको सॉल्व और शब्द समझाएंगे, घबराइए मत। चीजें याद करते रहिए, नोट करते रहिए, कॉपी कलम में लिख लो, समझ रहे, लिख लो। आओ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आ ही गया, मजा आएगा करने में, आओ देखते हैं। कंसीडर द रिलेशन एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। ठीक है बाबू, let R be decomposed into R1, R2 and R3। check whether the decomposition is lossless है कि लासी है। आइए लॉसलेस लासी देखते हैं। अच्छा बाबा, तो पहले ये देखो कि R1 यूनियन R2 यूनियन R3, ये हमें R मिलता है कि नहीं मिलता है। तो R1 ABC है, ठीक है। देखो पेनवा चेंज कर लें, पेनवा चेंज कर लेते हैं, ABC हो गया, ठीक है। R2 में ACDE है, AC हो ही गया, एक्स्ट्रा हमें D और E मिल रहा है तो लिख लो। और इसमें ADG है, A हो गया, D हो गया, G लिख लो, लिख लिया। चलो तो हमें R के बराबर मिला, ABCDEG हमें R के बराबर मिल गया हो। तरीके पहला वाला सही हो गया नियम। दूसरा नियम क्या था, देखो पहला तो सही हो गया, दूसरा नियम ये था कि उनका इंटरसेक्शन में कछु ना कछु तो होना चाहिए। हाँ, चलो देखते हैं। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होगा, R1 में है ABC, R2 में है ACDE, क्या कॉमन हो गया, AC। AC कॉमन हो गया। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 हो गया। अच्छा, इसको हम 1 2 नाम देते हैं, और R12 इंटरसेक्शन R3, इसमें भी कुछ कॉमन है। इसमें जो कॉमन है R1 R2 और R3 में कॉमन है A। ठीक है, यहां पर हम जरा एक मिस्टेक कर रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिए कि हमें जो है इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमने पहला चीज देखा कि तीनों का यूनियन जो है वो R के बराबर है। ठीक है, अब दूसरा और तीसरा चेक करते हैं। तो R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा AC आ गया। ठीक है, ये 1 2 नहीं है, सॉरी, ए रुक जाओ, यहाँ पर हमें R3 के साथ निकालेंगे तो R1 और R2 का यूनियन लेंगे, फिर R3 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तीनों का इंटरसेक्शन नहीं कहा जा रहा है, किसी भी दो का इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो दो में से एक का वो होना चाहिए।
डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने R1 और R2 का लिया इंटरसेक्शन, AC आ गया, तो AC जो है वो R1 या R2 में होना चाहिए E, मतलब उसका होना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो AC का जो हो जाएगा क्या है, AC डिटरमाइन कुछ है, AC डिटरमाइन B है। ठीक है, AC जो है B को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमारा जो है ये AC डिटरमाइन B को कर रहा है, तो ये हमारा R1 के लिए हो गया की हो गया, AC जो है R1 के लिए की हो गया, तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे हो गया था कि उसका नॉट नल होना चाहिए, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया R1 प्लस R2 के लिए। अब हम लेते हैं R3 के लिए करेंगे, तो हम R1 यूनियन R2 लेंगे, R1 यूनियन R2 लेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन नहीं लेना है। जब R3 के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो R1 और R2 का यूनियन ले, तो R1 और R2 का यूनियन हो जाएगा A B C और उसके बाद D और E, इतनी चीजें हो गई यूनियन में, A B C D और E। ठीक है, और इसका साथ हम इसको बोलेंगे R1 R2 का यूनियन। तो अब हम R12 और का इंटरसेक्शन R3 के साथ ले लो, तो क्या हो गया इंटरसेक्शन में, इसके में A D G है और इसमें इतनी चीजें हैं, तो हमारा A और D हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो अब ये कह रहा है कि तीसरा नियम इनका दूसरा नियम जो होगा वो हो रहा है कि R12 का इंटरसेक्शन R3 का AD हो गया, इट इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पर दूसरा नियम ओके हो गया, चेक। तीसरा नियम ये कहेगा कि जो AD है वो डिटरमाइन करना चाहिए आइदर R3 को या R12, ये हमारा R12 आया है इसको, या R3 को, इन दोनों में से किसी एक को डिटरमाइन कर किसी एक में की हो। ठीक है, क्या चीज AD, तो AD का हम क्लोजर निकाल लेते हैं। AD के क्लोजर के लिए हम ऊपर का प्लस का साइन देते हैं, आपको पता होगा डिपेंडेंसी क्लोजर में। तो AD से क्या आ जाएगा, AD से AD तो आएगा ही आएगा, और क्या क्या आएगा देखिए हमारा क्या काम बनता है, AD करके है कुछ, AD डिटरमाइन E है। चलो, तो AD डिटरमाइन E हो गया, ओके, एंड AD डिटरमाइन E हो गया, E डिटरमाइन G है, तो G भी आ गया हमारे पास, ओके, ADEG हो गया, तो ADEG हो गया हमारे पास, ओके, तो ADG हो गया हमारे पास, R3 को डिटरमाइन करता है, R3 में हमारा क्या है, R3 में हमारा ADG है, तो ये हो गया, किसी एक में होना चाहिए, ADG हमारा R3 में है। ठीक है, तो ये हमारा की हो गया R3 में, तीसरा पॉइंट भी सही हो गया, तो ये हमारा लॉसलेस डिकम्पोजिशन इसको हम बोलेंगे, लॉसलेस डिकम्पोजिशन। इसमें हमें तीनों चीजें चेक करनी होती हैं कि एक तो हम यूनियन तीनों का लेंगे, सबका यूनियन लेंगे वो R के बराबर होना चाहिए, फिर हम दो का इंटरसेक्शन लेंगे वो हमारा फाई नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि हमने अगर 2 टेबल या 3 टेबल में डिराइव किया तो इसमें इसमें कुछ कॉमन हो, इसमें इसमें कुछ कॉमन हो, यानी कि हम तीनों का नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट हो जाए, कुछ कॉमन हो। ठीक है, मास्टर टेबल ये हो गया, इसका एक पार्ट हो गया, इसका एक पार्ट हो गया, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा तभी तो हम तीनों एक साथ जोड़ पाएंगे। तो ये इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5 के लिए दो टेबल अगर हम देख रहे हैं तो R1 इंटरसेक्शन R2 देखेंगे, तीसरे के साथ हम देख रहे हैं तो R1 यूनियन R2 लेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, R1 यूनियन R2 लेंगे और उसके साथ तीसरे का इंटरसेक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि तीनों का इंटरसेक्शन नहीं होगा, कहने का मतलब यह है कि एक से दूसरा कनेक्टेड हो, दूसरे से तीसरा हो, या फिर पहले से तीसरा हो, ऐसे हो। तो पहले से तीसरा होगा तो इसमें इसमें कॉमन होगा, न कि दूसरे में होगा। तो R1 R2 का यूनियन लेंगे, उसका इंटरसेक्शन R3 के साथ लेंगे, दैट शुड नॉट इक्वल टू 5। और तीसरा पॉइंट करा है कि जो दो टेबल में कॉमन है वो दोनों में से किसी एक के लिए की हो, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो। हमने R1 इंटरसेक्शन R2 में देखा AC है, AC हमारा R1 के लिए की हो गया। फिर हमने R12 और R3 का लिया इंटरसेक्शन, उसमें AD है, तो ये हमारा R3 के लिए, इसका जो क्लोजर में आ गया R3 कवर हो गया, तो R3 के लिए की हो गया। ठीक है, AD डिटरमाइन G हो गया, ADG आ गया तीनों AD से, ओके ओके। तो फिर ये हो गया हमारा लॉसलेस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं,
ये हमारा है ए बी सी डी इजी है एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये है, ठीक है। लेट आर बी द डिकम्पोज इनटू R1 R2 एंड R3 एंड R4, 4 डिकम्पोजिशन हो गए। चेक वेदर द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस और लॉसी। तो चलो हम पहला कर लेते हैं R1 यूनियन R2, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि बढ़िया समझ में आए। तो R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R4 क्या आएगा, देखो R1 में ए बी हो गया, इसमें बी सी है तो सी आ गया, ए बी सी हो गया, डी ई आ गया, ठीक है। इसमें हो गया जी, तो हमें क्या मिल गया, ए बी सी डी ई जी मिल गया, ए बी सी डी ई जी, यानी कि यूनियन तो हमारा आर के बराबर हो गया, पहला रूल ओके। दूसरे रूल पे आते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 लेते हैं, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 और ये हो जाएगा हमारा R1 R2 में B कॉमन, ठीक है, नॉट इक्वल टू 5 है, तो हमारा दूसरा भी चेक हो गया। तीसरे पर आते हैं कि जो इनका इंटरसेक्शन है इन दोनों में की होना चाहिए, तो R1 में या R2 में, तो हम B का क्लोजर लेंगे, B के क्लोजर में B मिलेगा, B से कुछ मिल रहा है, B से में D मिल रहा है, देखिए तो B के साथ D भी आ गया जी, ओके। अब B और D आ गया हमारे पास, हमें या तो ए बी या बी सी चाहिए, R1 R2 में ए बी है और बी सी है, तो ये आना चाहिए, चाहे ए बी आ जाए चाहे बी सी आ जाए। तो देखते हैं बी और डी से कुछ आएगा, तो भैया केवल बी से तो कुछ नहीं आ रहा और डी से भी कुछ नहीं आ रहा। हम्म, अच्छा जी, देखो ऐसे कर सकते हैं हम कि हमें बी से तो बी मिला एंड बी डिटरमाइन डी है, तो फिर हमें बी डी भी मिल गया। हम्म, और हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम अटक गए, यानी कि हमारा जो है बी और डी से हम जो है ए बी या ए और सी को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारा थर्ड पॉइंट फेल हो गया, तो ये हमारा लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक है, लॉसी डिकम्पोजिशन हो गया। चेक कर लो और कुछ किसी जो था एमस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स का यूज करके कुछ और आ सकता है, डिराइव हो सकता है, तो चेक कर लो अगर हो सकता है तो भी। और वैसे तो ये लॉसी डिकम्पोजिशन है इतना तो मुझे पता है, बट एक चांस और देख लो, क्या पता हम कुछ और डिराइव कर सकें। देखो बी डिटरमाइन डी है तो ठीक है, हम ऐसा लिख लेते हैं, बी डिटरमाइन डी लिख लेते हैं, हम बी को नहीं लिखते हैं सीधे, हमें बी क्लोजर में हमें डी मिल गया, ठीक है। अब हम सी लगा लेते हैं दोनों तरफ आर्गुमेंटेशन के थ्रू, तो डी सी हो गया एंड बी सी डिटरमाइन कुछ है, बी सी डिटरमाइन ए है, ठीक है, बी सी डिटरमाइन ए है और बी सी डिटरमाइन डी सी हो गया, तो बी सी डिटरमाइन ए डी सी हो गया आर्गुमेंटेशन के थ्रू। तो यहाँ पर हमें ए और सी मिल गया बी सी से, ठीक है। अब डी हमें तो लेना देना है नहीं क्योंकि डी तो इसमें है नहीं, तो ए और सी मिल गया हमें। ए और सी किसका है, ए और सी कुछ नहीं है, ए और बी और सी है, हाँ तो ठीक है, तो हमें ये मिल गया ना। देखो बी डिटरमाइन, देखो ऐसे लिखो, बी डिटरमाइन बी तो है, ठीक है, हमने बी सी ले लिया, तो सी ले लिया, तो हम बी सी डिटरमाइन बी सी इज इक्वल टू बी सी हो गया एंड बी सी डिटरमाइन ए है, ठीक है, बी सी डिटरमाइन ए है, तो यहाँ पर जो हो गया वो यूनियन रूल लगा के बी सी डिटरमाइन ए बी सी हो गया, ठीक है। ए बी सी होने से हमें जो है ए बी भी मिल गया और बी सी भी मिल गया, तो थर्ड रूल यहाँ पे भी सही हो जाता है, यहाँ पे तो हो गया ओके। तो यहाँ पर हमने उसका क्लोजर सेट निकाल करके हमने फाइंड आउट कर लिया रिलेशन ए R1 और R2 दोनों में की हो गया ये चीज, ठीक है।
अब आते हैं R3 के लिए। तो R1 यूनियन R2, R1 यूनियन R2 क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ABC। तो अब देखो R1 2 3, इसको R12 कर लेते हैं, R1 यूनियन R2, R12 इंटरसेक्शन R3, ये क्या होगा, इसमें ABC हो गया और R3 में क्या है, ABDE है, ABDE है, तो इंटरसेक्शन हो गया AB, ठीक है, AB हो गया इंटरसेक्शन। अब AB का क्लोजर लो और ये बताओ क्या ये की बन रहा है R1 यूनियन R2 में, ABC में, या फिर R3 में? AB, AB डिटरमाइन C है, AB डिटरमाइन C है ही, तो AB डिटरमाइन C है ऑलरेडी, तो ये हमारा R12 के लिए हो गया की। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट ओके हो गया, चेक, थर्ड पॉइंट भी चेक हो गया। देन अब R4 का लेते हैं, R4 में EG है, तो R1 R2 और R3 का यूनियन ले लो, R1 R2 R3 का यूनियन ले लो। नेक्स्ट हमने 4 के लिए चेंज करते हैं, R1 यूनियन R2 यूनियन R3। तो R1 और R2 और R3 का जो यूनियन हो जाएगा वो ABCDE, ABCDE, ABCD और E हो जाएगा। और R123 इंटरसेक्शन R4 ले लो, A123 हो जाएगा। इंटरसेक्शन में केवल E आ रहा है क्योंकि R4 में E और G है, ठीक है। अब बताओ E से E को हम की बना सकते हैं, E का हम अगर लेते हैं क्लोजर तो E आएगा, एनीथिंग एल्स E से? E डिटरमाइन G, E डिटरमाइन G आ गया, तो ये हमारा मिल करके R4 के लिए हो गया, की हो गया, तो ये हो गया लॉसलेस। देखो यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं, उस गलती को अच्छा है हमने किया ताकि आपको समझ में आ जाए, उसको हम कट एडिट नहीं करेंगे कि आपको क्या नहीं करना। हमने यहाँ पर क्लोजर सेट फाइंड आउट किए और उसके थ्रू हम डिपेंडेंसीज चेक कर रहे थे, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल ये नहीं है। हम फिर से आपको चलते हैं जहाँ पर हमने क्लोजर सेट के बारे में पढ़ा था कि उसके क्या क्या यूज है, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए कि उसके यूज क्या है। क्लोजर सेट का हम गलत यूज कर रहे थे। यूज ऑफ एट्रीब्यूट क्लोजर, टेस्टिंग फॉर सुपर कीज एंड कैंडिडेट की, कैंडिडेट की या सुपर कीज को टेस्ट करने के लिए होता है एट्रीब्यूट क्लोजर का यूज। फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करने के लिए होता है, कंप्यूटिंग क्लोजर ऑफ एफ के लिए होता है, ये सब चीजों के लिए होता है एट्रीब्यूट क्लोजर का यूज। लॉसलेस और लॉसी के लिए नहीं होता है, क्यों, आइए बताता हूँ। कि जब हम एट्रीब्यूट क्लोजर कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम बहुत सारे एट्रीब्यूट ले रहे हैं, लेकिन लॉसलेस के लिए हमें जो टेबल में चाहिए, देखिए यहाँ पर हमने जो फाइंड आउट किया था इनिशियली ही, हमें बी डिटरमाइन बी किया था, फिर आर्गुमेंटेशन के थ्रू बीसी डिटरमाइन बीसी किया था, और डिपेंडेंसी दिया हुआ बीसी डिटरमाइन ए, तो हमने दोनों को यूनियन करके बीसी डिटरमाइन ए बी सी कर दिया था। ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर बीसी जो है बीसी मिल करके डिटरमाइन कर रहा है ए बी सी को, जबकि हमारे जो एट्रीब्यूट है R1 और R2 दो अलग अलग टेबल है, इसमें ए बी है और इसमें बी सी है, तो बी सी मिल करके क्या डिटरमाइन कर रहा है, ये तो पूरा ही हो गया, हमने ले लिया। हमारा की जो है वो बी है, कॉमन एट्रीब्यूट जो है बी है, तो बी शुड इंडिविजुअली बी डिटरमाइन R1 और R2। समझ गए बात? देखिए हम गलत दिशा में चले गए थे यहीं से, इसको हम फिर से करेक्ट करते हैं कि हमारा जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो ओनली बी है, तो सिंगल बी शुड बी एबल टू डिटरमाइन द टेबल R1 और R2, और यहीं पे हमारी चीज प्रूफ हो जाती है, मैं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी कि बी सिंगल जो है ओनली बी को डिटरमाइन कर सकता है, और हमारी जो डिपेंडेंसी है बी कहीं से सिंगल किसी चीज को डिटरमाइन केवल डी को कर रहा है, जो कि हमें इसमें R1 R2 में है नहीं, तो हमारे R1 R2 को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, इसलिए लॉसी डिकम्पोजिशन है, इससे में आगे नहीं बढ़ना था। हमें उसके फर्दर क्लोजर सेट नहीं निकालने थे, क्योंकि हमें सिर्फ उसको देखना है जो दोनों में कॉमन है,
जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो बी है, तो केवल बी शुड बी डिटरमाइन R1 और R2, ऐसा चीज होना चाहिए। और यहीं पर ये लॉसी डिटरमाइन घोषित करके हम यहीं पर इसको खत्म कर देना था। तो फाइंड आउट हमने कर लिया है गलती मिस्टेक और आपको हाईलाइट कर दिया है, और आगे के क्वेश्चन हम करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, सो घबराइए नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम कैंडिडेट की और सुपर की को समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता ही होगा कैंडिडेट की क्या आता है, ए सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली इन द गिवन रिलेशन इज कॉल्ड ए कैंडिडेट की। A set of minimal attribute from which we can determine all other attributes in a relation। देखो, या तो हम टपल, सारे टपल को आइडेंटिफाई कर लें, ये जो है सारे टपल के नहीं, यूनिक टपल को, ईच टपल को हम आइडेंटिफाई कर लें, ऐसा कैंडिडेट की होता है टेबल में। या फिर अगर हमें रिलेशन मिला हुआ है तो हम सारे उसके जो एट्रीब्यूट्स को कॉल आउट कर लें उसके क्लोजर सेट के द्वारा, वो होता है कैंडिडेट की। और सुपर की होता है कि सुपर सेट ऑफ एनी कैंडिडेट की इज सुपर की। ठीक है, स्टेप्स टू डिटरमाइन द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, हम करेंगे भी। आइए देखते हैं। डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी। कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दिया हुआ है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का साइन जो होता है यार बड़ा सा ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है वहां फाइंड आउट करना है कि जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। एट्रीब्यूट जो प्रेजेंट नहीं, उन एट्रीब्यूट को देखना है क्योंकि वो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में होगा। These attributes are always a part of every candidate key. This is because they cannot determine by other attributes। क्योंकि इसको हम किसी अदर एट्रीब्यूट से डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए वो कैंडिडेट की के पार्ट होंगे ही होंगे। फिर उसका हम क्लोजर निकाल करके कैंडिडेट की कैलकुलेट करते हैं। आइए क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। देखिए ये हमारा रिलेशन दिया गया है, इसमें की है ए बी सी डी ई विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज। ठीक है, अब हमें इसका कैंडिडेट की निकालना है, तो ये फाइंड आउट करो कि राइट हैंड साइड कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। देखो सी है, डी है, ई है, सी है, डी है, ई है, ए और बी नहीं है राइट हैंड साइड। ए और बी राइट हैंड साइड नहीं है, मतलब कि ए और बी को हम किसी और के थ्रू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे कैंडिडेट की के पार्ट होंगे। तो लेट्स कैलकुलेट द क्लोजर ऑफ ए एंड बी। ए और बी से हमें क्या मिलेगा, ए बी तो मिलेगा ही मिलेगा। ए बी डिटरमाइन सी को कर रहा है तो हमें ए बी सी भी मिल गया। सी डिटरमाइन डी को कर रहा है तो हमें ए बी सी और डी भी मिल गया। बी डिटरमाइन ई को कर रहा है तो हमें फाइनली ए बी सी डी और ई भी मिल गया। हमें सारे एट्रीब्यूट मिल गए इक्वल टू आर, तो ए बी तो हमारा की हो गया, सुपर की तो है। अब हमें देखना है कि कैंडिडेट की है कि नहीं। तो कैंडिडेट की देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, क्या और मिनिमम कर सकते हैं। और मिनिमम क्या हो सकता है, ए या बी इंडिविजुअली कैन बी इक्वल टू रिलेशन आर। ए और बी का हम क्लोजर निकालते हैं तो क्या हम सारे एट्रीब्यूट को कॉल आउट कर सकते हैं, सारे एट्रीब्यूट फाइंड कर सकते हैं। ये देखते हैं ए क्लोजर में क्या मिलेगा हमें, ए से हमें ए तो मिलेगा ही मिलेगा, ए से और कुछ मिल रहा है, नथिंग। बी से हमें ई मिल रहा है तो बी वाले में हमें बी और ई मिल रहा है, तो ए और बी से हमें कुछ अलग नहीं मिल रहा है, हमें ए बी एक साथ लेंगे तब जाके हमें सारा रिलेशन मिल रहा है। ए बी जो है हमारा कैंडिडेट की है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की बोल रहा है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की। ओके, ए बी तो एक हो गया हमारा। और कुछ हो सकता है, और कैंडिडेट की हो सकता है कोई। देखो और कैंडिडेट की बनाने के लिए हमें ए बी तो चाहिए ही चाहिए, पहली बात तो ये समझो। सुपर की तो और हो सकते हैं नो डाउट, बट कैंडिडेट की बनाने के लिए हमें ए बी चाहिए ही चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड में नहीं है। तो ए बी को अगर हम लेके कुछ बनाएंगे तो फिर वो तो सुपर की हो जाएगा क्योंकि उसमें हम ब्रेक करके ए बी का फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली वन कैंडिडेट की होगा ए बी। ये बात समझो, कोई और नहीं हो सकता। कोई और क्यों नहीं हो सकता है, मान लेते हैं कि हम सी डी ई कुछ लेकर के बना रहे हो आप, जिसमें ए बी ना लेते, मान लेते हैं हम ए सी ले लिए। ए सी लेकर देखो बन सकता है, आओ देखो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। हम ए सी ले लिए, ए सी से हमें ए सी तो मिलेगा मिलेगा, और क्या मिलेगा, सी डिटरमाइन डी है
चलो तो ACD मिल गया, ACD मिल गया तो क्या मिलेगा और कुछ ACD से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने देखा कि A और B दोनों हमारा राइट हैंड साइड में नहीं है, तो A और B हमें चाहिए ही चाहिए। ए बी को अगर हमने ले लिया तो हमारा कैंडिडेट की बन गया, और हम ए बी को लेकर कुछ और बनाएंगे तो सुपर की बनेगा, बट कैंडिडेट की तो ए बी ही रहेगा क्योंकि मिनिमल की होना चाहिए और मिनिमल ए बी है, तो ओनली वन कैंडिडेट की इज देयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये रिलेशन दिया है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है, फाइंड आउट ऑल द कैंडिडेट की एंड प्राइम एट्रीब्यूट। यहाँ पर देखो प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में बात किया है, आपको बता दूं कैंडिडेट की में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं, और जो नहीं होते उनको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो मामला क्लियर हो गया यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट का। आओ देखते हैं कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं। देखो राइट हैंड साइड में सी है, बी है, ई है, सी है, बी है, ई है, ए और डी नहीं है, ए और डी नहीं है, तो हमारा कैंडिडेट की में ए और डी तो होगा ही होगा। अब ए डी का हम क्लोजर निकालते हैं, तो ए डी हो गया। और बताओ ए डी से कुछ होगा? ए डी से कुछ नहीं हो रहा है, ए बी से सी हो रहा है, डी ई से बी हो रहा है, सी डी से ई हो रहा है। अच्छा सी डी से ई हो रहा है ना। देखो अब यहां से क्या हो रहा है, यहाँ से हम सी डी से ई हो रहा है, यहाँ ए बी से सी हो रहा है, तो हम यहाँ पर इन दोनों में अगमेंट, इसमें ए बी डिटरमाइन जो सी है इसमें अगमेंटेशन लगाएंगे तो ए बी डी डिटरमाइन सी डी, और सी डी डिटरमाइन ई है, तो हमारा हो जाएगा ए बी डी डिटरमाइन ई हो जाएगा। लेकिन फायदा क्या हुआ, हमें तो ए डी का क्लोजर निकालना था। तो ए डी से हम डायरेक्ट टी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ए डी से सारे की को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डी के साथ ई है, डी के साथ सी है, ए बी है। तो चलो ए डी से हम अकेला ए डी जो है कैंडिडेट की नहीं बन रहा है, तो ए डी के साथ हम और ले लेते हैं बी ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं ए डी और बी, तो क्या हो जाएगा फिर मिलेगा हमें, मिल रहा है ए बी डी मिल रहा है, ठीक है। अब क्या मिलेगा फिर, ए बी से हम सी मिल जाएगा हमें, ए बी सी डी हो गया, ओके। और क्या मिलेगा, सी डी से हमें ई मिल रहा है, तो फिर हमें हो जाएगा ए बी सी डी ई हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा इक्वल टू आर हो जाता है। तो हमारा जो कैंडिडेट की हो गया वो हो गया ए डी बी, ठीक है, पहला कैंडिडेट की। दूसरा हम ए डी के साथ हमने बी लिया था, अब ए डी के साथ हम ले लेते हैं सी। अब देखते हैं क्या क्या मिलेगा हमें, ए डी सी तो मिल ही रहा है, ए डी सी से और क्या मिलेगा, सी डी से हमें ई मिल रहा है, तो चलो इसमें फर्दर ई आ गया हमारे पास क्योंकि सी डी से ई हो रहा है, ओके। अब हमारे पास ए सी डी ई हो गया, ए सी डी ई, डी ई से हमें फिर यहाँ पे देखिए डी ई से हमें फिर बी मिल रहा है, तो हमारे बी भी मिल गया, तो हमारा हो गया ए बी सी डी ई, फिर हमारा ये आर के बराबर हो गया, तो हमारा अगला कैंडिडेट की हो गया ए डी सी भी हो गया, दूसरा कैंडिडेट की हमें मिल गया ये। एडी के साथ एडी तो हमें चाहिए ही चाहिए, एडी के साथ बी भी चल गया, एडी के साथ सी भी चल गया। अब हमें बच गया एडी के साथ ई चेक कर, एडी ई भी चेक कर लेते हैं, ए डी ई चेक कर लो। तो ए डी ई के साथ हमें ए डी ई तो मिल गया, और ए डी ई से कुछ और मिल रहा है, डी ई से हमें बी मिल रहा है, और डी ई से हमें बी मिल रहा है, तो डी ई से हमें बी मिल रहा है, तो फर्दर हमें हो गया ए बी डी ई, ए बी डी ई मिल गया। तो अब देखो ए बी से हमें सी भी मिल रहा है, ए बी से हमें सी भी मिल रहा है, तो हमारा फिर फर्दर हो गया ए बी सी डी ई, जो कि हमारा आर के बराबर हो गया। तो हमारा तीसरा कैंडिडेट की जो हो गया वो हो गया ए डी ई, ए डी ई हमारा तीसरा कैंडिडेट की हो गया। तीन कैंडिडेट की बन गए हमें, और तीन कैंडिडेट की मिल गए, तो अब
सुपर की इसके बाद होगा, कैंडिडेट की तो 3 ही रहेंगे। प्राइम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो कैंडिडेट की में जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए, तो लगभग सारे एट्रीब्यूट्स हो गए हैं, तो ए बी सी डी ई ये सब प्राइम एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सब प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कंसीडर द रिलेशन स्कीम एंड द सेट द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये दिया हुआ है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर की। सुपर की क्या है? ओके, सुपर की जानने के लिए पहले हम कैंडिडेट की निकालते हैं। कैंडिडेट की का मतलब कि राइट हैंड साइड में क्या नहीं है, तो राइट हैंड साइड में जी और एफ है। देखो एफ और जी हो गया, और सॉरी 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 एफ और जी नहीं है भाई, यहाँ पर है। देखो ये कॉमा के बाद अलग है, जी है बस, ये जी हो गया। फिर एफ डिटरमाइन आई जे है। एफ डिटरमाइन आई जे है, यानी कि आई जे हो गया। और ई एच डिटरमाइन के एल है, के एल हो गया। के डिटरमाइन एम है, एल डिटरमाइन एन है। ओके, तो इतनी सारी चीजें राइट हैंड साइड में हैं। जी है, फिर आई जे हो गया, के एल हो गया, एम एन हो गया, तो क्या बच गया? बच गया ई और एफ और एच। ई एफ और एच बच गया। ठीक है, ई एफ एच तुम्हारा कैंडिडेट की में रहेगा ही रहेगा। अब हम इसके क्लोजर निकाल लेते हैं। ई एफ एच का क्लोजर, क्लोजर के लिए हम इसको ब्रैकेट में लिखना तब प्लस लगाना सही रहता है। तो इसमें हमें पहले तो हो गया ई एफ एच। अब देखो ई एफ से हमें जी मिल रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ ई एफ एच जी हो गया हमारे पास। ई और एच से, एफ से हमें आई जे मिल रहा है, एफ से हमें आई जे मिल रहा है। फिर हमें ई और एच से के और एल मिल रहा है, ई और एच है तो हमें के और एल मिल रहा है। के से हमें एम और एल से हमें एन भी मिल रहा है, तो एम और एन हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए। इट इक्वल टू आर। हमारा कैंडिडेट की ई एफ एच हो गया। ई एफ एच हमारा कैंडिडेट की हो गया, तो कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर की। तो सुपर की भी कैंडिडेट के सुपर की भी होता है ई एफ एच, ये हो गया। अब जिसमें ई एफ एच है वो सारे सुपर की हो गए, ये भी सुपर की हो गया ई एफ एच। ई एफ एच इसमें है, ये भी हो गया। ई एफ एच इसमें, ये सारे हो गए। अब देखते हैं जी एच आई के। देखो जी एच आई के सुपर की नहीं होगा क्योंकि कैंडिडेट की ही नहीं है। कैंडिडेट की में हमें ई एफ एच तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, ये राइट हैंड साइड में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये इसके साथ ही कैंडिडेट की बनेगी और कैंडिडेट की ही सुपर की हो सकता है। सुपर की तो कुछ और भी हो सकता है, तो हम एक बार देख लेते हैं जी एच आई के में। इसका हमें अब एट्रीब्यूट लेके क्लोजर लेके देख लेना, सारे नहीं मिल पाएंगे, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से सुपर की और कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, काफी इसमें हमने टाइम दे दिया, हमने क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें में देखनी है। अब आता है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या चीज होती है भैया? देखो बढ़िया, बड़े नाम से ही क्लियर है। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन मतलब जो डिपेंडेंसी है उसकी सुरक्षा होना, उसको प्रिजर्व करना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो टेबल में बांटा मेन टेबल को, इनकी जो अलग अलग टेबल की जो डिपेंडेंसीज होंगी, मान लेते हैं F1 F2 और F3, इनका जब हम यूनियन निकाल दें तो वो हमारे मेन जो है डिपेंडेंसी के बराबर होना चाहिए। इन सबका जो डिपेंडेंसी है वो मिल करके हमारा जो है मेन डिपेंडेंसी उसके बराबर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कोई डिपेंडेंसी छूट जाए, छूट रहा है तो उसको डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन नहीं बोलेंगे। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का मतलब जिन जिन टेबल में हमने बांटा है उनकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो या उसके क्लोजर सेट भी ले ले, मिल करके हमारा मेन डिपेंडेंसी में मिल जाना चाहिए। समझ गए? दूसरी चीज यार ध्यान दो, दूसरी चीज ये ध्यान दो कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन एंड लॉसलेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब हो सकता है कि कोई लॉसलेस डिकम्पोजिशन हो लेकिन प्रिजर्वेशन को वो होल्ड नहीं करता हो,
या कोई लॉसी हो और प्रिजर्वेशन को होल्ड करता हो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो प्रिजर्वेशन को होल्ड करना न होल्ड करना अलग चीज है, लॉसलेस और लॉसी अलग चीज है, ठीक है। देखो, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू अचीव बोथ बीसीएनएफ एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। बीसीएनएफ हमारा लॉसलेस एंड लॉसी के लिए था, उसको और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को जरूरी नहीं दोनों को हमें अचीव कर पाए। कभी कभी वो प्रिजर्वेशन को होल्ड करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी लॉसी होगा, कभी नहीं होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक जो एग्जांपल दिया गया है, इट हैज ए लॉसलेस ज्वाइन है, although we cannot check without doing a join, hence it is not a dependency preserving नहीं है, जबकि लॉसलेस है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो लॉसलेस भी हो और डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व करे, उसके लिए हमने 3 नॉर्मल फॉर्म 3NF निकाला है, जिसमें कि डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व हो और लॉसलेस भी हो। तो देखिए चीज क्या है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि R हमारा रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट है CSZ, ठीक है। डिपेंडेंसी इसका है कि CS डिटरमाइन Z है और Z डिटरमाइन C है, कि हमारा CS है। तो CS जो है वो डिटरमाइन कर रहा है Z सेटिस्फाइड BCNF, BCNF को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि BCNF के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, या तो वो होना चाहिए ट्रिवियल होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, या फिर सुपर की होना चाहिए। तो CS हमारा जो है यहाँ पर सुपर की हो जा रहा है, क्योंकि CS डिटरमाइन Z है एंड Z डिटरमाइन C है, तो CS डिटरमाइन C हो जाएगा। यहाँ से अगर दोनों को मिला दो तो, और C हमारा जो है वो सबसेट हो जा रहा है, जो ट्रिवियल रूल को फॉलो कर रहा है, ट्रिवियल डिपेंडेंसी है, CS का सबसेट है। तो ये सेटिस्फाइज BCNF, बट Z डिटरमाइन C वायलेट्स कर रहा है। CS डिटरमाइन Z तो हमारा BCNF को सेटिस्फाइड कर रहा है, बट Z डिटरमाइन C जो है वायलेट्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो C है वो Z का नाते वो है। नहीं, 2 डिपेंडेंसीज है ना, अच्छा, तो दोनों के लिए चेक करना होगा। तो CS डिटरमाइन Z, CS की हो जा रहा है, तो सुपर की है, तो इसलिए BCNF सेटिस्फाइड कर रहा है। Z डिटरमाइन C जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि Z हमारा सुपर की नहीं है और C हमारा सबसेट भी नहीं है, तो BCNF को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज कैसे करते हैं, डिकम्पोज करने के लिए हमने दोनों का यूनियन पार्ट ले लो। यूनियन पार्ट ले लेंगे तो क्या आएगा, इसमें CS Z है और इसमें Z और C है, तो यूनियन हो गया Z और C, और R2 में क्या हो जाएगा कि मेन में से C माइनस Z, अल्फा माइनस बीटा कर दो तो SZ हो गया, एक में ZC हो जाएगा और एक में SZ हो जाएगा। तो ये हो गया लॉसलेस ज्वाइन। अभी आपको समझ में नहीं आया तो हेडेक न लो, हम क्वेश्चन कराएंगे तो बढ़िया से क्लियर कर देंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मतलब ये समझ लो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में वो होता है जो BCNF को भी करे, लॉसलेस भी हो, मतलब लॉसलेस भी हो और डिकम्पोजिशन को प्रिजर्व भी करता, दोनों चीजें। जैसे इसमें क्या हो गया कि अल्फा डिटरमाइन बीटा इज ए ट्रिवियल हो, अल्फा इज ए सुपर की हो, तो ये हमारा हो गया BCNF के लिए इन दोनों में से। और ईच एट्रीब्यूट A इन बीटा माइनस अल्फा इज कंटेन्ड इन ए कैंडिडेट की फॉर R, ईच एट्रीब्यूट में बी इन ए डिफरेंट कैंडिडेट की, ये हमारा वो हो गया डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो गया। कहने का मतलब कि जो दोनों टेबल का है, अगर उनके डिपेंडेंसीज को हम यूनियन ले लें तो हमें मेन डिपेंडेंसीज मिल जाएगी। तो इसलिए हो गया कि इफ ए रिलेशन इज इन BCNF देन इट इज इन 3NF। 3NF में, क्योंकि BCNF का जो 2 पॉइंट है वो 3NF में भी है, तो BCNF है तो 3NF होगा ही होगा। Now the two conditions hold. Third condition is a minimal relaxation of BCNF to ensure dependency preservation. We'll see why later. Later हम इसको चेक करेंगे, बट ये समझ लो कि BCNF जो था वो था लॉसलेस ज्वाइन को कवर करने के लिए, और 3NF जो है वो है लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन वो चीज हो गई कि आपका जो इंडिविजुअल टेबल का जो डिपेंडेंसीज है उसको मिला कर दें तो हमें मेन डिपेंडेंसी मिल जाए, ठीक है। ओके, एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट। एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट का नाम से ही क्लियर है, ऐसा एट्रीब्यूट जो एक्स्ट्रा है, ऐसा एट्रीब्यूट जो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट नाम से ही मैंने बताया कि इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जिसको हम रिमूव कर सकते हैं,
इन लाइंस का मतलब अगर आपको समझ में ना आए तो ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में डिपेंडेंसी दिया है ए डिटरमाइंड सी और ए बी डिटरमाइंड सी। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या एक्स्ट्रा है? यहाँ पर अगर ए डिटरमाइंड सी दे दिया है, अगर ए डिटरमाइंड सी कर रहा है, तो फिर बी अगर इसमें लगा देंगे तो भी कोई एक्स्ट्रा ही है बी, क्योंकि ए ऑलरेडी डिटरमाइंड सी कर रहा है, तो ए बी डिटरमाइंड सी करने का क्या मतलब, यहाँ पर बी एक्स्ट्रा है, क्योंकि ए ऑलरेडी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए के साथ आप कुछ भी एसोसिएट कर दोगे तो सी को डिटरमाइन करेगा ही करेगा। क्लियर? तो बी हमारा एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है। सेम वे आप यहाँ पर दूसरे में देखो, ए डिटरमाइन सी है, ए बी डिटरमाइन सी डी। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है? देखो ए तो सी को डिटरमाइन कर रहा है, ए बी तो सी को करेगा ही करेगा, तो यहाँ पर जो है सी एक्स्ट्रा है। यहाँ पर ए बी डिटरमाइन डी होना चाहिए। देखो ए डिटरमाइन सी है, ए बी डिटरमाइन डी है। सी हमारा एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है, क्योंकि हम ए डिटरमाइन सी बोल चुके हैं, तो ए बी भी सी को तो करेगा ही करेगा, तो एक्स्ट्रा जो हमारा है वो सी है, ए बी डिटरमाइन डी, ये सही है, एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट सी है। तो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट कहता है कि एन एट्रीब्यूट ऑफ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज सेड टू बी एक्सट्रेनियस if we can remove it without changing the closure of the set of functional dependency। उसको रिमूव करने से हमारा क्लोजर सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे b को रिमूव कर दिया तो क्लोजर सेट पे क्या फर्क पड़ा, देखो a प्लस अगर हम लेते हैं तो a प्लस हमारा ए सी आता है, a डिटरमाइन c एंड ए बी डिटरमाइन c। a डिटरमाइन c था, ए बी डिटरमाइन c में a प्लस हमारा ए सी था, जो कि हमारा b को अगर ड्रॉप भी कर दें तो भी हमारा वही रहेगा, यानी कि हम सिर्फ हमारा वही सेम चीज हो गई, ए डिटरमाइन सी हो जाएगा और ए डिटरमाइन सी हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम पूरा ही हटा दें तो भी हमारा सिर्फ इतने से काम चल जाएगा, ए डिटरमाइन सी से ए का हम क्लोजर लेते हैं तो ए सी हमारा आ ही जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखो ए डिटरमाइन सी और ए बी डिटरमाइन डी अगर हम लेते हैं, तो ए बी अगर हम क्लोजर लेते हैं ए बी का, तो ए बी तो होगा ही होगा, ए डिटरमाइन सी है तो सी आएगा ही आएगा, और ए बी डिटरमाइन डी है तो डी आएगा, तो ए बी सी डी चारों आ ही गए, तो भी इसमें हमारे क्लोजर सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट वो होते हैं जिसको हटाने से क्लोजर सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज का इक्विवेलेंस सेट क्या होता है। देखो अगर दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के दो सेट है, तो इक्विवेलेंस मींस दैट एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इन एफ कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम जी एंड एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी इन जी कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम एफ। एफ और जी हमारे दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, तो एफ वाले में जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनका यूज करके जी वाले को हम निकाल सकते हैं, तो ये हो गया इक्वल कहेंगे, और एफ जी वाले का यूज करके हम एफ वाले को निकालें तो इक्वल कहेंगे। तो इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं, देखिए क्या है, एफ कवर्स जी एंड जी कवर्स एफ। अगर दोनों अगर कवर कर रहे हैं तो इक्वल होंगे, अदरवाइज एफ कवर्स जी का मतलब होगा कि मींस दैट ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ जी आर लॉजिकली मेंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट ऑफ एफ। मतलब एफ के थ्रू हम जी को निकाल सकते हैं, तो एफ कवर्स जी हो गया। जी कवर्स एफ का मतलब मींस दैट ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एफ आर लॉजिकली मेंबर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट ऑफ जी। एफ कवर्स जी एंड जी कवर एफ, कंडीशन और केसेस देख लो, अगर एफ कवर्स जी ट्रू है और जी कवर है, दोनों ट्रू है, देन एफ और जी बराबर होंगे। एफ कवर्स जी है बट जी कवर्स एफ फॉल्स है, मतलब एफ तो जी को कवर कर रहा है बट जी जो है वो एफ को कवर नहीं कर पा रही, कि जी छोटा हो गया, तो जी इज ए सबसेट ऑफ एफ कहा जाएगा, एफ इज ए सुपरसेट ऑफ जी। अच्छा, एफ कवर्स जी फॉल्स हो रहा है लेकिन जी एफ को कवर कर रहा है, यानी कि एफ जो है अब यहाँ पर सबसेट हो जाएगा जी का, जी बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों नहीं कवर कर रहे हैं तो नो कंपेरिजन हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझिए, अगर एफ जी को कवर कर रहा है और जी एफ दोनों कवर कर रहे हैं, देन दोनों बराबर हो जाएगा, अदरवाइज एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, छोटा वाला है। अब आता है कैनोनिकल कवर। कैनोनिकल कवर क्या होता है भैया? कैनोनिकल कवर देखो नाम से कवर है, क्लियर है, ये कवर करेगा पूरे अपने जो एट्रीब्यूट सेट है, डिपेंडेंसी का सेट है, जो क्लोजर सेट, उसको कवर करेगा। कैनोनिकल का मतलब हो गया कि मिनिमल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज इक्विवेलेंट टू द गिवन सेट हैविंग नो रिडंडेंट डिपेंडेंसी और रिडंडेंट पार्ट्स ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब कोई ऐसा रिडंडेंट पार्ट ऑफ डिपेंडेंसीज है उसको हटा दो, मिनिमल सेट कर दो, तो वो कैनोनिकल कवर उसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का।
इन सर्टेन बुक्स ए मिनिमल कवर इज रेफर्ड टू एज दैट कैनोनिकल कवर को मिनिमल कवर भी कहा जाता है कुछ किताबों में। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। कुछ किताबों में कैनोनिकल कवर को मिनिमल कवर भी कहा जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं आओ देखते हैं। ऑल सिंगल एट्रीब्यूट ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के सभी एट्रीब्यूट को सिंगल कर लो। मतलब क्या होता है आओ देखें। जैसे ए डिटरमाइन बी सी है, ए डिटरमाइन बी कर लो, ए डिटरमाइन सी कर लो। ये यूनियन से बी सी हो गया। इसको यूनियन का जो उल्टा था डिकम्पोजिशन क्या था, यूनियन का उल्टा था ना। अब हम फिर से पिछले वाले पेज पर जाके आपको दिखाएं। यूनियन का जो एक था रिवर्स वाला डिकम्पोजिशन वाला था ना, ये अल्फा डिटरमाइन बीटा गामा था, तो अल्फा डिटरमाइन बीटा और अल्फा डिटरमाइन गामा। ऐसे जो है राइट हैंड साइड को सिंगल कर लो। ऑल सिंगल एट्रीब्यूट ऑन राइट हैंड साइड, फाइंड आउट इफ देयर आर एनी एक्सट्रेनियस एट्रीब्यूट है, उसको कैंसिल आउट कर दो। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी रिडंडेंट फाइनेंशियल बोल रहा हूं, क्या है यार ये एफडी का मतलब हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फाइंड आउट देयर आर एनी रिडंडेंट एफडी है, उसको जो है कैंसिल आउट कर दो। रिडंडेंट है तो कैंसिल कर दो, एक्सट्रेनियस है तो कैंसिल कर दो, राइट हैंड साइड को सिंगल कर दो, तो हमें मिल जाता है कैनोनिकल कवर या मिनिमल कवर मिल जाता है। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल है, आओ देख लो। ए डिटरमाइन सी इज रिडंडेंट, देखो ए डिटरमाइन बी है, बी डिटरमाइन सी है और ए डिटरमाइन सी है। तो यहाँ पर आप देखो ए डिटरमाइन बी और बी डिटरमाइन सी है, यहाँ से आप जो है क्या उसको ट्रांजिटिविटी के थ्रू ए डिटरमाइन सी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको हटा दो सकते हो, ये हमारा जो है वो रिडंडेंट हो रहा है, इसके थ्रू हम ट्रांजिटिविटी से निकाल सकते हैं, तो ये मिनिमल कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन सी डी है। तो पहले राइट हैंड साइड को आप सिंगल कर लोगे तो ए डिटरमाइन सी और ए डिटरमाइन डी आ जाएगा। इसमें ए डिटरमाइन सी को आप डिस्कार्ड कर सकते हो, ए डिटरमाइन सी को डिस्कार्ड कर सकते हो, उनकी ट्रांजिटिविटी से आपका आ जाएगा, तो आपका ए डिटरमाइन डी बच जाएगा। तो ये आपका कैनोनिकल कवर हो जाएगा। ओके, इसी को बताया। यहाँ पे देखो ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी और ए सी डिटरमाइन डी है। राइट हैंड साइड सारे सिंगल है, इसमें क्या कुछ कर किया जा सकता है आओ देखते हैं। देखो ए डिटरमाइन बी है, बी डिटरमाइन सी है, तो यहाँ ट्रांजिटिविटी से क्या मिलता है आपको, ट्रांजिटिविटी से मिलता है कि ए डिटरमाइन सी होगा। ठीक है, ए डिटरमाइन सी हो गया, ए डिटरमाइन ए सी भी हो जाएगा, क्योंकि ए डिटरमाइन ए तो होता ही है और ए डिटरमाइन सी है, तो इन यूनियन से आपका ए डिटरमाइन ए सी हो गया। तो ए डिटरमाइन ए सी हो गया और ए सी डिटरमाइन डी है, तो ट्रांजिटिविटी के थ्रू आपका ए डिटरमाइन डी आ गया। तो यहाँ पे आप जो है ये ए सी में से ए डिटरमाइन डी लिख सकते हो इसको, तो ये मिनिमल कवर हो गया। मतलब आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड जितना हो सकता है आपको मिनिमल एट्रीब्यूट रखने हैं, तो ए डिटरमाइन डी लिखने से हमारा जो है ये मिनिमल हो गया, कैनोनिकल कवर हो गया। कैसे हुआ आप पता है, ए डिटरमाइन ए होता ही है, ए डिटरमाइन सी हमने यहाँ से ट्रांजिटिविटी से निकाल लिया, ट्रांजिटिविटी से तो अब दोनों को यूनियन कर दिया, तो ए डिटरमाइन ए सी हो गया और ए सी डिटरमाइन डी दिया हुआ है, फिर ट्रांजिटिविटी लगा दिया तो ए डिटरमाइन डी आ गया। ठीक है, तो ये मिनिमल कवर हो गया। तो यहाँ पर थ्योरी पार्ट खत्म होती है, हमने 5.3 से लेके 5.5 तक के थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम तीनों के एक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और बहुत मजा आएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को समझेंगे और जितना भी चीजें इस थ्योरी पार्ट में हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। बहुत मजा आएगा गाइस। इस वीडियो को खत्म करते ही जल्दी से आप एक्टिविटी वाले वीडियो पर क्लिक करें और उसे भी देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट तुरंत पूरे के पूरे क्लियर हो जाए। ये भी सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। थैंक यू, बाय बाय। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारे सारे चैनल और सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जरूर जाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।